गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है कि एकदम बढ़िया होंगे। बच्चों, हम एग्ज़ाम को देखते हुए आपके लिए एक समास का जो है पूरा वीडियो तैयार करके लाए हैं। देखिए ये आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि समास कहते किसे हैं। ठीक है, तो समास का शब्द का अर्थ होता है छोटा करना या संक्षिप्तीकरण। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं कि समास की परिभाषा हम लेते हैं। तो सामान्य तौर से जो परंपरागत जो परिभाषाएं दी जा रही हैं, हम उसको आपको नहीं बताने वाले। हम आपको सरल भाषा में अपने हिसाब से आपको बताएंगे, जिससे आप सबको समझ में आ सके। ओके, तो ये पूरा क्लास देखें। हम तत्पुरुष समास को कैसी ट्रिक से पहचानें, इसके बारे में आइए देखते हैं। देखो, तत्पुरुष समास जो है उसमें कुछ विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, जैसे को, से, द्वारा, के लिए, से अलगाव का जहाँ बोध हो, और साथ या सहित या में या पर, इस तरह के जो कुछ शब्द अगर दिखाई दे तो आप समझ लेना कि वहाँ पे तत्पुरुष समास है। ठीक है, ये इसके बाद हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास के बारे में। अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या है? अव्यय शब्द की ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है, तो इस बात को आप ध्यान रखें कि अव्ययी भाव समास में अव्यय की बहुत प्रधानता है। देखो कैसे, इसमें है जहाँ प्रथम पद प्रधान हो और समस्त पद एक अव्यय के रूप में प्रयुक्त हो। प्रथम पद प्रधान होता है, ये हमने देखा, और समस्त पद यानी जो जुड़कर एक नया शब्द जो बना है, कई शब्दों को जोड़कर, वो समस्त पद होता है, वो एक अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है वाक्य में। देखो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस प्रकार के समास पद का प्रयोग कहाँ होता है? देखो, क्रिया विशेषण के रूप में भी होता है और संबंध बोधक अव्यय के रूप में भी होता है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि वह जब अव्ययी भाव समास में जो समस्त पद बन जाता है वह एक अव्यय हो जाता है, अव्यय के रूप में हो जाता है। वह कहीं भी प्रयुक्त होगा तो एक अव्यय के रूप में प्रयुक्त होगा। ठीक है, देखो जैसे कुछ उदाहरण हम देखते हैं। क्रिया विशेषण का लेते हैं, तो क्रिया की विशेषता बतलाता है जो शब्द, उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ये भी एक अव्यय है। हमने जो पिछली क्लासेज में अव्यय का जो पूरा रूप हमने आप बताया हुआ है उदाहरण सहित, तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। इसके बाद तो रात एक शब्द लेते हैं, ये क्रिया विशेषण है। वह रातों रात प्रसिद्ध हो गया, तो यहाँ पे प्रसिद्ध होना एक क्रिया है, और उसमें रातों रात जो शब्द है वो क्या है? उसकी प्रसिद्धि का विशेषण है, यानी वो रातों रात ही प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये क्रिया की विशेषता है कि वो रात भर में ही प्रसिद्ध हो गया। अब बात करते हैं बाइज्जत। तो ये जो है, ये शब्द जो है बाइज्जत या बेइज्जत, ये कुछ इस तरह के, या ला इलाज, ये इस तरह के कुछ शब्द हैं जो विदेशी शब्द हैं, विदेशी भाषा के, हमारे भाषा के शब्द नहीं हैं। ठीक है, तो देखो इसमें एक वाक्य लेते हैं, गुनाह साबित न होने पर उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बाइज्जत का मतलब क्या हुआ? इज्जत के साथ। बाइज्जत का अर्थ यही होता है इज्जत के साथ। तो जब साथ शब्द आ गया तो अब समझ लेना कि वहाँ पे कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो जो था साथ, उसका अर्थ कुछ अलग था, और यहाँ पे मुख्य क्या है कि एक अव्यय है ये। ठीक है, और इसमें प्रथम पद जो है ये प्रधान है। ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं इसमें। अब आगे बात करते हैं कि इसको पहचानने की और ट्रिक क्या है। देखो, पहले तो हम इसको उपसर्ग से पहचान लेते हैं। उपसर्ग और ये अव्यय, तो हम सोचते हैं कि अव्यय और उपसर्ग में अंतर क्या है। देखो बेटा, दोनों जो है अविकारी शब्द हैं, यानी कारक, लिंग, वचन, इन सब से इन पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये कहीं भी जब वाक्य में प्रयोग हो तो इनका प्रयोग जो होता है एक अव्यय के रूप में होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि उपसर्ग जो है इनका रूप छोटा होता है, जबकि अव्यय थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, देखिए जैसे ये क्या है, एक वर्ण भी हो सकता है, एक वर्ण भी हो सकता है, और वो अव्यय जो है वो वर्णों का समूह होता है। ठीक है, तो देखो कुछ उपसर्ग लेते हैं, आ, प्रति, भर, यथा, बा, बे, ला, निर। ये सब जो उपसर्ग हैं अगर आ जाते हैं, शब्द के साथ जुड़े रहते हैं, तो आप आंख मूंद करके बता सकते हो कि वो कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, ये उपसर्ग हैं। और इसके अलावा देखो, सामान्य पुनरुक्त, यानी सामान्य तौर से हम बोलते बोलते एक ही शब्द को यदि लगातार 2 बार बोल देते हैं, 2 बार लगातार बोलेंगे, जैसे कि पल पल, धीरे धीरे, इस तरह अगर 2 बार लगातार बोलते हैं बिना शब्द में कुछ परिवर्तन किए, तो उसको बोलते हैं सामान्य पुनरुक्त शब्द।
ठीक है। और कुछ विशेष पुनरुक्त शब्द होते हैं, उनको भी ध्यान में रखते हैं, जैसे रातों रात, रात रात नहीं, रातों रात। तो ये बदलाव कैसे हुआ, ये वृद्धि का जो नियम है उसके अनुसार इसमें रात रात जो शब्द था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके रातों रात बना दिया गया, ये शब्द तैयार हुआ, ठीक है। तो इस शब्द का लगातार 2 बार प्रयोग किया गया है ना, देखो, रातों रात, बीचों बीच, कानों कान या हाथों हाथ, इस तरह के अगर प्रयोग आपको दिखे तो आप समझ जाना कि ये भी किस चीज़ का उदाहरण है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं द्वंद्व समास के बारे में। आपने कोई फिल्म देखी होगी, उसमें बोलती है ना वो जो होती है बूढ़ी माँ कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो आप समझ जाओ मेरे कहने का अर्थ यह है कि हम आज इस शब्द को लेकर के द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो द्वंद्व समास देखते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। सामान्य रूप से जहाँ पर प्रथम और उत्तर पद दोनों महत्वपूर्ण हो, दोनों का प्रधान अर्थ हो, दोनों का समान महत्व हो, और अगर उन दोनों को अलग भी कर दिया जाए तो उन दोनों का एक सार्थक रूप हो, यहाँ पे क्या होगा, द्वंद्व समास होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे हरिहर। हरिहर में हरि और हर, इन 2 शब्दों को यदि हम अलग भी कर देते हैं तो हरि का अपना एक अर्थ है, हरि अर्थात विष्णु, और हर अर्थात शंकर। तो इन दोनों शब्दों का अपना अपना महत्व है और वे अपना पूरा अर्थ देते हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास, ठीक है। इस तरह के शब्द आप देखते हैं, जैसे हम देखते हैं, इसको ट्रिक के द्वारा समझते हैं। देखो, हम बताते हैं आपको कि देखो, हमने देखा हरिहर छोटा या बड़ा, तो द्वंद्व समास को पहचानने की ट्रिक में सबसे पहला ये है कि समास विग्रह के समय या और ये सब अगर यदि योजक शब्द, चाहे अव्यय कह सकते हैं, ये अगर दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि ये समस्त पद बनाते समय क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, ठीक है। और ये यदि लुप्त हो जाते हैं तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। ट्रिक को देखो, विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड्स जो होता है, एंटोनिम्स, वे अगर एक साथ आते हैं तो ये जो चिन्ह होता है इसके द्वारा वो जुड़े रहते हैं, तो वहाँ पे भी कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, ठीक है। अगला देखते हैं कि यदि प्रथम पद उत्तर पद को अलग करने पर भी वे सार्थक शब्द के रूप में अगर प्रयोग हो, उनका अर्थ नहीं अगर बदले या उनके अर्थ का महत्व कोई कम ना हो, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी द्वंद्व समास ही होगा। देखो, मुख्य उदाहरण लेते हैं, कुछ समस्त पद हैं, पिता पुत्र। देखो, तो पिता पुत्र जो है उसमें पिता और पुत्र लगा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं यश या अपयश। तो ये जो हैं ये विपरीतार्थक शब्द वाले जो हैं 2 पद हैं। यश और अपयश ये एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले हैं। इसके अलावा लेते हैं जीत हार, ये भी विलोम शब्द है। इसके अलावा लेंगे खट्टा मीठा, तो ये भी क्या है, विपरीतार्थक शब्द ही है। इसके अलावा लेते हैं पाप पुण्य। तो जो जो विपरीतार्थक शब्द होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, उसमें हम लोग समास विग्रह करते समय क्या करेंगे, और नहीं लगाएंगे, या लगाएंगे, ओके, इस बात को ध्यान रखें। और इसके अलावा जो है और जो शब्द हैं, जैसे कि मान सम्मान है, तो इसमें मान और सम्मान। इसके अलावा जलवायु जो है, ये देखिए एकत्रित रूप वाला हो गया समस्त पद, तो इस समस्त पद का जो है समास विग्रह करते हैं तो जल और वायु। इसके अलावा कर्ण अर्जुन, कर्ण अर्जुन में कर्ण और अर्जुन। हम आगे लेते हैं द्विगु समास की पहचान। हम इसको ट्रिक से समझेंगे कि इसमें प्रथम पद जो है संख्यावाचक होना चाहिए और वो समस्त पद जो है एक समूह का बोध कराए, ठीक है। तो हम देखते हैं कुछ उदाहरण उनके, और जितने सारे परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उनके बारे में देखिए समस्त पद जो है, पहला है पंचतंत्र। पंचतंत्र में है जो है, पंचतंत्र से पहले हम लेते हैं ये वाला, इसमें कुछ कन्फ्यूजन है जो आपको दूर कर देंगे हम। जैसे हमने शब्द लिया नवरात्रि, तो नवरात्रि जो अलग अलग है, तो इसमें प्रथम शब्द जो नौ है वो क्या है, संख्यावाचक है ना। और इसके अलावा आगे देखो, इसमें हमने जोड़ दिया, ये इन दोनों प्रथम पद और दूसरे पद को जोड़ दिया, ऐसे लिखते हैं हम, लिखते हैं ना। तो आप पूछोगे कि नवरात्रि में नौ वो कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे नौ लिखा हुआ है। तो हम आपको बता दें कि जब किसी संख्या शब्द को जब किसी शब्द के साथ जोड़ कर प्रयोग करते हैं, खास तौर से ये शब्द जो है स्पेशली ये इस शब्द की बात हम कर रहे हैं,
तो ऐसे लिखा जाएगा जब अकेले रहेगा तो, और किसी शब्द के साथ जुड़ करके प्रयोग होगा तो उसमें वो लिखा जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि वर्तनी शुद्धिकरण में भी ये आ सकता है। अब आगे देखते हैं कि नवरात्रि का हमने देखा कि नवरात्रों का जो समूह होता है उनको हम क्या बोलते हैं, नवरात्रि। समस्त पद जो है वो एक समूह का बोध करा रहा है ना, तो हम इसमें समझेंगे कि क्या है, द्विगु समास है। तो इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, उनको हम ध्यान देते हैं। जैसे पंचतंत्र, तो पंचतंत्र का हुआ 5 तंत्रों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार। तो समूह यहाँ पे है, यहाँ समाहार है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर अर्थ हम देखते हैं, अर्थ को ध्यान से देखेंगे कि जब अर्थ लेते समय जब कुछ चीज़ें मिल करके एक हो जाती हैं, एक रूप हो जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, समाहार। जैसे अष्ट धातु में 8 धातुओं का समूह जो है, समूह नहीं है वो, सब 8 धातु मिल करके एक रूप हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो अष्ट सिद्धि जो शब्द है, 8 सिद्धियों का समाहार, 8 सिद्धियां मिल करके एक रूप हो जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पे समाहार लिखा जाता है। जबकि सप्ताह में देखिए 7 दिनों का समूह, तो इसमें समूह शब्द इसलिए किया गया है क्योंकि प्रत्येक जो है, प्रत्येक दिन और के नाम अलग अलग हैं और उनका अस्तित्व भी अलग अलग है, इसलिए वहाँ पे हमने क्या लिखा, समूह लिखा। बस इतना सा ही अंतर है। चलो आगे देखते हैं। हमने देखा कि पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समाहार, सप्ताह 7 दिनों का समूह, अष्टसिद्धि 8 सिद्धियों का समाहार, 2 राहों का समाहार, शताब्दी शत यानी 100 होता है 100, अब्दों यानी वर्ष, अब्दों का समूह, तो उसको बोलते हैं शताब्दी। अब बात करते हैं षणमुखी। तो षणमुखी में जो है ड़ कहाँ से आया, ये जो व्यंजन संधि का ये कमाल है बच्चों। और देखो आगे, षट का मतलब होता है 6 संख्या जो होती है उसको षट बोलते हैं, मुखों का समूह। ठीक है, अब बात करते हैं 9 रत्नों का समूह, सप्त सिंधु 7 सिंधुओं, सिंधु यानी समुद्र, 7 सिंधुओं का समाहार। ठीक है, अब बात करते हैं, कुछ शब्द हैं, त्रिलोक 3 लोकों का समूह, पंचधातु 5 धातुओं का समाहार, त्रिदेव 3 देवों का समूह। ठीक है, तो ये सब जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट करते चलिए। और आगे देखते हैं कौन सा समास है। हम बात करते हैं कर्मधारय समास के बारे में। देखो कर्मधारय समास क्या होता है, उसके लक्षण क्या है, उसकी परिभाषा हम लेते हैं। जहाँ प्रथम पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का भाव हो, और इसके अलावा क्या है, उपमेय और उपमान का संबंध, यानी या तो हो सकता है कि विशेषण विशेष्य हों दोनों, प्रथम पद और उत्तर पद, और नहीं तो क्या हो सकते हैं, उपमेय या उपमान। तो वहाँ पे कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। देखो कैसे, देखो हम सबसे पहले लेते हैं कि उपमेय उपमान और विशेषण विशेष्य कहते किसे हैं, ये हम आपको संक्षेप में बतलाते हैं। देखो उपमेय उसको कहते हैं जिसकी तुलना की जाती है, जैसे चंद्रमुखी मेय, और जिस शब्द से तुलना की जाती है वो क्या हो जाता है, उपमान। अब विशेषण विशेष्य की बात करते हैं। विशेष्य जो है वो सब्जेक्ट ही होता है कि जिसकी विशेषता बतलाई जाए, तो सब्जेक्ट की विशेषता बतलाई जाती है। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, तो उसकी विशेषता बतलाई जाती है, तो वो हो जाता है विशेष्य। और विशेषण जो विशेष्य होता है, विशेष्य यानी कर्ता या सब्जेक्ट जो भी कहिए, तो इनकी जो विशेषता को प्रकट करने वाला जो शब्द होता है उस शब्द को क्या बोलते हैं बेटा, विशेषण बोलते हैं। विशेषण भी कई प्रकार के होते हैं, इससे संबंधित मैंने वीडियो अपने प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है, आप उसको जा करके विधिवत देख सकते हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो है बहुत खतरनाक होता है, इसलिए हम जो भी पढ़ें अच्छी तरह से पढ़ें। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो हम इसको पहचानने की एक छोटी सी ट्रिक लेते हैं। समास विग्रह के समय जो, रूपी, के समान आदि यदि शब्द दिख जाए तो वहाँ क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। इसके अलावा जो है कभी कभी क्या होता है कि हम जो कर्मधारय समास का कोई पद या समस्त पद या कोई शब्द लेते हैं तो उसमें कभी कभी संदेह होता है कि कहीं बहुव्रीहि समास तो नहीं,
या कभी कभी क्या होता है कि हम बहुव्रीहि समास का लेते हैं तो लगता है कहीं इसमें द्विगु समास तो नहीं, जैसे दशानन चतुर्भुज है ना। तो इस तरह से कुछ संदेह हमारे मन में होते हैं। इस संदेह को दूर करने के लिए ही हम अगली क्लास में विधिवत तैयारी के साथ आएंगे। आप हमारे साथ जरूर जुड़िए, और आपको ये क्लास अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो आप हमें सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आप कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें क्या और चाहिए जोड़ना, और आपको कौन सा विषय लगता है कि हाँ उसको और तैयार करना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखें। इसमें जो है पुरुषोत्तम मैंने लिया समस्त पद, तो उसका समास विग्रह करते हैं तो उसमें है उत्तम है जो पुरुष। समास विग्रह के समय हमने देखा कि है जो है लिखा हुआ है। इसके अलावा विद्या धन, विद्या रूपी धन, ये समास विग्रह हुआ, तो उसमें रूपी आया। अर्थ करते समय हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि यदि है जो रूपी, या अगर आता है जो हो गया, के समान हो गया, ये सब अगर आए तो आप समझ लीजिएगा कि ये क्या है, उपमेय उपमान का संबंध दिखला रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, कर्मधारय समास है। और यदि कोई विशेष्य है, उसकी विशेषता बतलाई जा रही है, यानी विशेषण कोई दिख रहा है, तो वहाँ पे भी कर्मधारय समास होगा। दोनों चीज़ें ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो मेन जो शब्द हैं हमने उनको लिया है। जैसे देखो महाराजा, महान है जो राजा, समास विग्रह हमने यहाँ पे किया हुआ है, और ये समस्त पद हैं सारे। नील गाय, नीली है जो गाय, तो गाय की विशेषता क्या है कि वो नीली है, तो यहाँ पे कौन सा हो गया संबंध, विशेषण विशेष्य। नीला होना उसकी विशेषता है गाय की, तो यहाँ पे विशेषण विशेष्य संबंध है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जहाँ पे के समान जो आता है तो वहाँ पे हम उपमेय उपमान संबंध को समझ लेंगे, और जहाँ पर है जो या रूपी ये सब दिखता है तो हम समझेंगे कि यहाँ पे क्या है, विशेषण विशेष्य का संबंध है। ठीक है।